नमस्कार मित्रों, एलिमेंट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। वर्ष 1994 में एक कानून बनाया गया था और उस कानून के तहत मुख्य प्रावधान यह किया गया था कि प्रसव पूर्ण बच्चे का जो लिंग जांच होगा वह लिंग जांच नहीं होगा, चाहे वह जो प्रसव देने वाली महिला है वह भी पूछेगी तो नहीं बताया जाएगा। यह गैर असंवैधानिक, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। लेकिन वह कौन सी परिस्थितियां आ गई है और यह क्यों किया गया था, इस पर बहस छेड़नी लाजमी हो गई है, क्योंकि जो ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि इसको अब इस पर रोक लगनी उचित नहीं है और इस पर से रोक हटा देना चाहिए। आज हम इस पूरे प्रकरण में इसी मुद्दों पर बात करने वाले हैं कि जो प्रसव पूर्ण लिंग परीक्षण अधिनियम क्या था, क्यों बैन कर दिया गया था और अभी वर्तमान में क्या मामला है। वीडियो सेशन को प्रारंभ करने के पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे एलिमेंट क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, इष्ट मित्रों तक शेयर करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आइए वीडियो सेशन की तरफ वापस आते हैं और इसके टाइटल को समझते हैं। क्या लिंग परीक्षण करने के लिए सजा नहीं है? हम टाइटल को देखते हैं, अजन्मे बच्चे का लिंग परीक्षण क्या है, बहस क्यों हो रही है, बहस चर्चा के बिंदु में हम बात करेंगे कि खबर क्या है, खबर को जानेंगे, यह खबर चर्चा में क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। क्या है पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम, इस पर भी बात करेंगे। विवाद क्यों है, यह भी जानने का प्रयास करेंगे और भारत में लिंगानुपात की स्थिति क्या है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं और स्टैंडर्ड लिंगानुपात क्या होता है और कितना है, इसको भी हम जानेंगे। खबर पर आइए बात करते हैं तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर आरवी अशोकन जी हैं। उन्होंने भारत में जन्म पूर्व लिंग निर्धारण परीक्षणों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की है। जन्म पूर्व अर्थात प्रसव पूर्व जो लैंगिक परीक्षण होते हैं उस पर जो रोक लगी है, प्रतिबंध लगा है, उनको हटाने की मांग कौन कर रहे हैं? अशोकन जी कर रहे हैं, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम क्या है? गर्भधारण पूर्व, पीसी मतलब गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्ण निदान तकनीकी, जिसको पीसी पीएनडीटी अधिनियम कहा जाता है। यह 1994 में भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया एक अधिनियम है। गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्ण निदान तकनीकी अधिनियम 1994 भारतीय संसद द्वारा बनाया गया एक अधिनियम है, जिसका उद्देश्य भारत में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने एवं घटते लिंगानुपात को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। क्यों इस अधिनियम को 1994 में भारतीय संसद के द्वारा लाया गया था, जिसमें प्रसव पूर्ण लिंग परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, रोक लगा दिया गया था, उसको गैर कानूनी बता दिया गया था और गैर कानूनी कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उस समय क्या होता था, भारत में भ्रूण में ही अगर पता चल जाता था कि भ्रूण में पल रहा जो बच्चा है वह लड़का है या लड़की है, लड़की होने की दशा में उसकी भ्रूण में ही हत्या कर दी जाती थी। इसी भ्रूण हत्या को रोकने के लिए और जो लिंगानुपात है उसको सामान्य बनाने का उद्देश्य, महज इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इस अधिनियम ने, जो यह अधिनियम 1994 में बना, पीएनडीटी एक्ट 1994, इसी में बताया गया था कि जन्म पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। एम क्या था, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि गर्भधारण से पहले या बाद में लिंग चयन तकनीकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था। मतलब समझिए, जो अल्ट्रासोनिक रेज के द्वारा अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है और लिंग परीक्षण करवाया, तो वो जो तकनीकी थी उसको रोक दिया गया था और जो मशीनें हैं उनके बिक्री पर भी रोक लगा दी गई थी। लिंग चयनात्मक गर्भपात के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के दुरुपयोग को रोकना इसका एक उद्देश्य था। प्रावधान इसमें क्या थे, आइए प्रावधान पर बात करते हैं। तो अनुमति, अल्ट्रासाउंड और अन्य तकनीकों का उपयोग केवल आनुवंशिक असामान्यताओं और अन्य स्वास्थ्य कारणों के लिए ही किया जाएगा। जो अल्ट्रासाउंड और अन्य जो इस प्रकार की तकनीकें हैं जिनसे लिंग निर्धारण का भी, लिंग का भी पता चल जाता है कि गर्भ में पल रहा जो बच्चा है, चाइल्ड है, वह गर्ल चाइल्ड है या मतलब बॉय है, तो उसका पता चल जाता था। उसका उपयोग तो होगा ही, लेकिन उस कार्य के लिए नहीं होगा। उसके उपयोग का कारण क्या होगा कि आनुवंशिक असामान्यताओं और अन्य स्वास्थ्य कारणों के लिए डॉक्टर इस तकनीकी का प्रयोग कर सकता था।
पीएनडीटी एक्ट 1994 में इसके लिए इसकी अनुमति थी। प्रतिबंध क्या थे? भ्रूण के लिंग का निर्धारण हेतु अल्ट्रासोनोग्राफी सहित कोई भी परीक्षण नहीं, गोपनीयता। कहीं भी व्यक्ति, गर्भवती महिला या उसके परिवार को भ्रूण का लिंग नहीं बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर भ्रूण का लिंग जान गया है और किसी को बता देगा। यहाँ तक कि जो महिला जिसका मतलब वह भ्रूण है उस महिला को भी नहीं बताया जाएगा और इसको गोपनीय रखा जाएगा। उद्देश्य को हमने जाना कि इसका उद्देश्य क्या था। हो रही बढ़ती कन्या, जो भ्रूण कन्या हत्या थी, भ्रूण में कन्याओं की हत्या थी, उसको रोकना और लिंगानुपात को एक स्टैंडर्ड स्थिति में लाना था। पीएनडीटी एक्ट 1994 था, उसमें विज्ञापन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऐसा नहीं है कि कोई हॉस्पिटल विज्ञापन लगा के कहे कि यहाँ प्रसवपूर्ण लिंग परीक्षण किया जाता है, उस पर भी रोक था। अर्थात जन्म पूर्व लिंग निर्धारण सेवाओं का विज्ञापन करने पर 3 साल की कैद और 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों लगाने का प्रावधान था। अपराध क्या था? बिना रजिस्ट्रेशन के प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का संचालन करना अपराध माना गया। किसी भी पुरुष या महिला द्वारा लिंग का परीक्षण करना अवैध घोषित किया गया और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी का उपयोग सिर्फ कानून में बताए गए कारणों के लिए किया जाना चाहिए। और भ्रूण के लिंग का पता लगाने वाली अल्ट्रासाउंड मशीनों की बिक्री, वितरण और किराए पर देने को भी अपराध घोषित कर दिया गया। मतलब किसी भी रूप में यह प्रतिबंधित कर दिया गया। अब आइए बात करते हैं वर्तमान में यह क्यों पीएनडीटी एक्ट 1994 के तहत जो प्रसवपूर्ण जो लिंग परीक्षण था उस पर जो प्रतिबंध लगा था उसको हटाए जाने की मांग की जा रही है। तो यह पूरा मामला विवाद में जुड़ गया है। एक पक्ष क्या है जो कह रहा है कि प्रतिबंध लाजमी है और एक दूसरा जो पक्ष है वह कह रहा है कि प्रतिबंध जिस उद्देश्य के लिए लगाए गए थे वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल नहीं हो पाया है, इसलिए इस प्रतिबंध को हटा देना चाहिए। तो आइए क्या है वर्तमान बहस और विवाद, इस पर भी नजर डालते हैं। समर्थक और विरोध दोनों के स्वर उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रतिबंध जो लगाया गया था, अब देखिए 1994 से प्रतिबंध लगाया गया है, 2011 का सेंसस आ गया, 2001 का भी सेंसस आया होगा, 1991 का भी सेंसस है। इसके आसपास अगर हम 3 सेंससों की बात करें, बहरहाल 2021 का भी सेंसस आता, उसमें सेक्स रेशियो की बात होती तो देख लिया जाता, लेकिन जो ये सब तीनों आंकड़े हैं वह कहीं ना कहीं से संतुष्ट मतलब एक संतुष्टि के भाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं। लिंग अनुपात में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है, इसलिए प्रतिबंध का कोई असर नहीं हुआ है। प्रतिबंध हटाने से क्या होगा? अब बताया जा रहा है कि अगर इस प्रतिबंध को हटा दिया जाएगा तो उससे क्या होगा? उपयोग आधुनिक तकनीकी में होगा। अजन्मे बच्चे को ट्रैक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। जो अजन्मा बच्चा है उसको ट्रैक करके उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है और इसका समाज पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लिंग परीक्षण वैध बनाने का प्रस्ताव भी किया जा रहा है। जो IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोकन जी हैं, उन्होंने कहा कि लिंग परीक्षण वैध बनाने का प्रस्ताव है। लिंग निर्धारण को वैध बनाकर बच्चों की सुरक्षा और विशेष रूप से बालिकाओं की रक्षा की जा सकती है। लिंग निर्धारण को वैध बनाकर कि प्रसव पूर्व ही लिंग की जांच, लिंग पता चल जाए कि गर्भ में पल रहा बच्चा है या बच्ची है, बेटा है या बेटी है, तो बताकर समाज को जागरूक करके और उनको हम सुरक्षित कर सकते हैं। इसीलिए यह मांग उठ रही है कि जो 1994 में पीएनडीटी एक्ट लाया गया था, जिसके तहत प्रसव पूर्ण लिंग परीक्षण को किसी भी रूप में अवैध बताया गया था, उस पर से अब प्रतिबंध हटा दिया जाए। कही जा रही है कि डॉक्टरों पर इस कानून का दुष्प्रभाव होता है। डॉक्टर अनायास क्या होते हैं? हरदम प्रेशराइज, तनाव में रहते हैं। डॉक्टरों पर अनुचित रूप से दबाव बनता है और जो अल्ट्रासाउंड क्लिनिक और अन्य मेडिकल संस्थानों पर अत्यधिक कागजी कार्रवाई की जिम्मेदारी होती है। फॉर्म एफ की समस्या, एक फॉर्म एफ होता है, उसमें बताया जाता है कि किस कारण से आपने इन जो गर्भवती महिला है उसकी किन जांचों को आपने करवाया, उस पर उसको डिनोट करना होता है, लिखना होता है। तो वही फॉर्म एफ की समस्या की बात हो रही है। यह फॉर्म गर्भवती महिला का मेडिकल इतिहास और अल्ट्रासाउंड का कारण दर्ज करने के लिए अनिवार्य है कि अल्ट्रासाउंड का कारण क्या है, उसको दर्ज करने के लिए इसको अनिवार्य बनाया गया है। और गलती से उस फॉर्म में टिक इधर का उधर लग जाएगा
तो एक मानवीय भूल के चलते इस पर 10,000 रुपए का जुर्माना और 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। इसीलिए ये इस पर से प्रतिबंध हटाने की बात की जा रही है। फॉर्म एफ को सही तरीके से न भरने वाले डॉक्टरों को लिंग परीक्षण करने वालों के समान ही सजा मिलती है। फॉर्म एफ को अगर गलत भर दिए तो हो जाएगा कि आप लिंग परीक्षण करते हैं, और जो लिंग परीक्षण करके बताने वाले हैं, पीएनडीटी एक्ट जो आया है 1994 में आया था, उसके तहत जो सजा का प्रावधान है वही सजा का प्रावधान सही तरीके से चिकित्सा सेवा देने वाले डॉक्टरों को भी मिल जाता है। गर्भपात से एक दिन पहले किए गए अल्ट्रासाउंड से यह पता लगाया जा सकता है कि गर्भपात की चिकित्सकीय आवश्यकता थी कि नहीं। ये भी कहा जाता है कि अगर किसी विशेष परिस्थिति में गर्भपात कराया जा रहा है और उसके एक दिन पूर्व अगर अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो यह बताया जा सकता है, वो पूरा यह क्लियर हो जाएगा कि जो यह गर्भपात कराया गया है यह गर्भपात करवाने का उचित कारण था या नहीं। इसलिए भी पीएनडीटी एक्ट 1994 को पर लगे जो महत्वपूर्ण प्रतिबंध हैं उसको हटा देना चाहिए। भ्रूण का लिंग, अगर भ्रूण के लिंग की बात करते हैं तो 11-12 सप्ताह में निर्धारण किया जा सकता है। भ्रूण का लिंग 11 से 12 सप्ताह में निर्धारित किया जा सकता है। भारत में जो 90% से अधिक गर्भपात होते हैं वह दूसरी तिमाही में किए जाते हैं। दूसरी तिमाही मतलब 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 2 महीने में 8 हफ्ते हो गए और तीसरे में 12। तो यही कहा जाता है कि भारत में जो गर्भपात की स्थिति होती है वह तीसरे तिमाही में किया जाता है, मतलब वह सप्ताह होता है 11 से 12वां सप्ताह, जिसमें लोग अल्ट्रासोनिक रेस के जरिए अल्ट्रासाउंड तकनीकी का प्रयोग करके यह सुनिश्चित कर देते हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा है या बच्ची, लड़का है या लड़की, और वह परिवारीजन, हित रिश्तेदार या जिस महिला का गर्भ है वह उसको गर्भपात करवा देता है। तो यह भी एक चिंता जाहिर की गई है कि जो भारत में 90% गर्भपात हो रहा है वह तीसरे तिमाही में हो रहा है, लेकिन उन्हें अक्सर दर्ज पहली तिमाही में कर दिया जाता है। पहली तिमाही में इसलिए दर्ज किया जाता है कि पहली तिमाही और दूसरी तिमाही में क्या होता है, लिंग का परीक्षण नहीं किया जा सकता है। लिंग का परीक्षण तीसरी तिमाही से ही होता है, अर्थात 11 से 12वें सप्ताह बाद से ही इसका निर्धारण किया जा सकता है। अब इससे लिंग चयनात्मक गर्भपात का पता लगाने में कठिनाई होती है, और ये यह भी बताया जाता है इससे लिंग चयनात्मक परीक्षण का पता लगाने में बहुत कठिनाई हो रही है। पीएनडीटी एक्ट 1994 में भारत के संसद के द्वारा लाकर उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो उसका उद्देश्य ही था कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और भारत में जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है, उसको बेहतर बनाना। जो स्टैंडर्ड, जो आदर्श आइडियल सेक्स रेशियो लिंगानुपात होता है वह 960 या 970, मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जितनी संख्या होती है उसी को लिंगानुपात कहते हैं। तो 1000 पुरुषों पर 960 या 970 महिलाएं आदर्श लिंगानुपात की श्रेणी में आती है। अब आइए बात करते हैं कि जन्म के समय अगर लिंगानुपात की बात करें तो वर्ष 2022-23 में 933 था, वही 2014-15 में 918 था। आदर्श लिंगानुपात की बात करते हैं तो वह 960 से 970 होना चाहिए। 2011 के सेंसस की बात करते हैं तो 7 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए लिंगानुपात 914 था। 1961 में 976 था। मतलब देखिए, जब यह कानून 1994 में बना उसके पहले तो इससे स्थिति बेहतर थी। स्थिति इससे भी बेहतर होनी चाहिए, लेकिन स्थिति बेहतर नहीं होती है। हरियाणा की स्थिति और भी बदतर है। साथ ही साथ अगर हम राजस्थान, जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां की भी स्थिति हरियाणा से थोड़ी सी 19-20 है। अजन्मे बच्चे का लिंग जानने के लिए विदेश यात्रा। अब यह भी होता है कि भारत में अगर प्रसव पूर्व गर्भ का लिंग जानने की अनुमति नहीं है, जो हमारा एक्ट 1994 में इम्प्लीमेंट हुआ उसके तहत यह एक अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए जो पैसे वाले लोग हैं वो बगल के देशों में चले जाते हैं और वहां गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच करवा लेते हैं। कई जोड़े गर्भपात भी कराते हैं और वहां जाकर गर्भपात भी करवा लेते हैं। ये रहा पूरा मामला। आपको यह हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।